नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ बड़ा झटका। 200 पार का दावा करने वाली भाजपा 100 के भी नीचे है। जी हां दोस्तों, 3 डिजिट का आंकड़ा छूना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है और ऐसे में फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा की नींद इसीलिए उड़ाई क्योंकि कोरोना को संभालने की जगह प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे, इसीलिए यह बड़ा झटका लगा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं और अब जबकि 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इस समय की जो स्थिति हम आपको बता दें, जिसमें काफी कुछ हद तक सटीक आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और तृणमूल कांग्रेस 220 के पास पहुंच चुकी है और अगर समय आगे बीतते बीतते और ज्यादा ये प्रचंड बहुमत गहरा हो सकता है और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में दोबारा से सरकार बनाने जा रही है और यहां पर ममता बनर्जी अगली मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रही हैं पश्चिम बंगाल का, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो या फिर तमाम बड़े नेता हो, देखना होगा इनमें से हार की जिम्मेदारी कौन लेते हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंक दी थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनावी माहौल को अपने पक्ष में खींच लिया और यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार अब फिर से पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है। तो क्या पीएम मोदी का यहां पर दाढ़ी गई या दीदी गई? जी हां दोस्तों, ट्विटर पर तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं। इसमें से एक व्यक्ति ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि 2 मई दाढ़ी गई। जी हां दोस्तों, ये आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्हें उससे मदद मिल सके, लेकिन अब 2 मई दाढ़ी गई, क्योंकि जो स्थिति है इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों में भाजपा को यहां पर जबरदस्त झटका लगा है। 200 पार के दावा करने वाली भाजपा 3 डिजिट का आंकड़ा छूने के लिए यहां पर तरस रही है। दोस्तों, आप इन खबरों में अंत तक बने रहिए, तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। अखिलेश यादव का रिएक्शन इस पर आ गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में जो है वो ईवीएम मिला है, एक ऐसा ईवीएम, इस्तेमाल किया हुआ ईवीएम लावारिस मिला है। पश्चिम बंगाल में नहीं, असम में मिला है ये, और असम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती भी है। तो दोस्तों, असम में भाजपा चुनाव जीत गई है और ऐसे में वहां पर ईवीएम का इस प्रकार से मिलना, संदिग्ध स्थिति में मिलना और उसके बाद इस पर जांच बिठाना, ये बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। क्या पूरी खबर आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम वोटिंग के बीच मतदान केंद्र पर मिली इस्तेमाल न की गई ईवीएम, जांच शुरू। जी हां दोस्तों, असम के हैलाकांडी जिले में शनिवार शाम को एक मतगणना केंद्र परिसर में एक पेटी में एक ईवीएम मिली जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि बिना इस्तेमाल वाली ईवीएम मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेघनिधि दहल निर्वाचन अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मशीन के बारे में पूछताछ की। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच में पाया गया कि मतदान वाले दिन अतिरिक्त मशीन के तौर पर इस ईवीएम को रखा गया था और यह गलती से मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। विज्ञप्ति में बताया गया कि मशीन पर कोई भी मत नहीं डाला गया। मशीन को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के सामने खोला गया तो इस बात से संतुष्टि हुई कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। ईवीएम को फौरन उपायुक्त कार्यालय में स्थित ईवीएम भंडार गृह भेजा गया। विज्ञप्ति में दहल के हवाले से कहा गया कि अतिरिक्त मशीन के तौर पर रखी गई ईवीएम एक पेटी में पाई गई जिसे मतदान केंद्र ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार इस बात को संतुष्ट थे कि यह ईवीएम थी और इसमें कोई मत नहीं डाला गया। बाद में मशीन को ईवीएम भंडार गृह गया और सुरक्षित रख दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में भाजपा हुई आगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस, जाने झारखंड की ताजा स्थिति। जी हां दोस्तों, देश में आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 12 अन्य राज्यों में 14 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं। मतगणना शुरू हो गई है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ इन राज्यों में हुए उपचुनाव पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं।
कर्नाटक की 2 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव पर की मतगणना भी जारी है। बेलगाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली आगे चल रहे थे, लेकिन अब इस सीट से भाजपा आगे हो गई है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रमिका रायथू आगे चल रही हैं। वहीं केरल के मल्लपुरम में भारतीय संघ मुस्लिम लीग आगे चल रही है। उधर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस आगे चल रही है। झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव में झामुमो नेता हाफिजुल हसन आगे चल रहे हैं। फिलहाल सभी की यहां पर नजरें बनी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड और ओडिशा की एक-एक सीट पर नतीजे आएंगे। वहीं इसी के साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक-एक लोकसभा सीट के नतीजे पर भी सबकी निगाहें हैं, जहां सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, अखिलेश यादव बोले दीदी की जीत भाजपा के दीदी ओ दीदी का मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार तीसरी बार बनना लगभग तय हो गया है। रुझानों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी 202 सीटों पर आगे है। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू नेता ममता बनर्जी व टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं की हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। दरअसल आज रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी व असम के विधानसभा चुनावों की मतगणना हो रही है, लेकिन सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर ही लगी हुई थी। भाजपा ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सघन चुनाव प्रचार किया था। भाजपा के प्रमुख नेता व देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने की घोषणा की थी, पर भाजपा 100 सीटें भी नहीं हासिल कर सकी। बता दें कि 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बहुमत के लिए 147 सीटें चाहिए, जबकि टीएमसी इससे कहीं आगे 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के पिछड़ते ही शिवसेना का तंज, केंद्र सरकार पर भी दिखेगा असर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती जारी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ता देख शिवसेना ने भगवा पार्टी पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल की भविष्यवाणी करने वालों को यह भी चिंता करनी चाहिए कि कोरोना महामारी को नहीं संभाल पाने वाली केंद्र सरकार क्या स्थिर रह पाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में कहा, जो दावा कर रहे हैं कि 2 मई को चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव होगा, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली में भी झटके महसूस किए जाएंगे। संजय रावत, जो मुखपत्र के कार्यकारी संपादक भी हैं, ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की व्यक्तिगत हार होगी, जिन्होंने राज्य में चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। उन्होंने लिखा, यह दावा करने वाले कि महाराष्ट्र सरकार का भविष्य पश्चिम बंगाल के परिणामों पर निर्भर है, गलतफहमी में जी रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि अमित शाह अब महाराष्ट्र सरकार को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे या तो सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को उनकी धनशक्ति के आधार पर लुभाएंगे या वायरस से निपटने में हमारी विफलता का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। उन्होंने कहा, अगर कोरोना कारण है तो हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि केंद्र सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे समय में जब दवाओं और ऑक्सीजन की कमी है और 5000 से अधिक लोग मर रहे हैं, वे ऐसे राजनीतिक नाटक में शामिल होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। एक राज्य पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को जोखिम में डाल दिया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस स्थिति के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। शिवसेना के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि अभी तक के रुझान में तृणमूल कांग्रेस 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में फिलहाल 84 से 50 सीटें जीती जाती हुई दिख रही है। बंगाल में सबसे अधिक दुर्गति कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत, सत्ताधारी भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में 10 स्थानीय नगर निकायों के लिए हुए चुनावों में से 7 में कांग्रेस को जीत मिली है। 2 निकायों में जनता दल को जीत मिली है। भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकी है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर लिखा, 10 नगर निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को 7 पर शानदार जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ 1 जगह पर जीत मिली है। कुल मिलाकर निकाय चुनावों में कांग्रेस को 119 सीटें मिली है। जेडीएस को 67 सीटों पर और बीजेपी को 56 सीटों पर जीत मिली है। डीके ने आगे कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी की हार उसके खराब शासन के लिए लोगों की ओर से दी गई चोट है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का जश्न इस जीत को लेकर न मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना की आपात स्थिति में लोगों की मदद करें, यही जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने का सबसे बेहतर तरीका है। विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने भी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि किन नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने जनादेश खो दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के वक्त में बीजेपी सरकार ने असंवेदनशीलता और लापरवाही से काम किया है, उसी का गुस्सा नतीजों में दिखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर केंद्र को मार्च की शुरुआत में ही मिली थी चेतावनी, नहीं हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के एक पैनल ने मार्च की शुरुआत में ही खतरनाक, नए और घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की चेतावनी केंद्र सरकार को दी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्जियन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कहा था कि बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव को रोका जा सके। रॉयटर्स ने शनिवार यानी 1 मई 2021 को रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बावजूद लाखों लोग धार्मिक त्योहारों, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क के शामिल हुए। इसके अलावा कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इस साल कोरोना का संक्रमण पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेजी से फैला। देश में कोरोना की यह बुरी स्थिति ब्रिटेन के वेरिएंट और भारत में इसके बाद बने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स की वजह से बनी। 30 अप्रैल को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 4,01,993 केस आए। यह दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की वजह से 3,523 लोगों की मौत हो गई। इस बीच खबर आई कि गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में कोविड वार्ड में आग लगी। इसमें 18 मरीजों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पद संभालने के बाद यह देश का सबसे बड़ा संकट है। कोरोना वायरस को संभालने में फेल रहने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जनता आवाज उठा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, शमशान घाटों, शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। उत्तर भारत के एक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि मार्च की शुरुआत में नए वेरिएंट के बारे में भारत जेनेटिक कंसोर्टियम इंसाकोग ने चेतावनी दी थी। ये चेतावनी भारत सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जो सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। रॉयटर्स ने कहा कि वो इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता है कि इंसाकोग के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी के अधिकारियों या उन्हें चेतावनी दी थी या नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के ऑफिस से रॉयटर्स को इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इंसाकोग की स्थापना भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में की थी। यह साइंटिफिक एडवाइजर्स का एक फोरम है जो कोरोना वायरस के जीनोमिक वेरिएंट्स के खतरों के बारे में बताता है। इंसाकोग देश की 10 बड़े प्रयोगशालाओं को एक साथ लेकर आया ताकि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स की स्टडी की जा सके, उसकी भयावहता और इलाज संबंधी जानकारियां सरकार को दे सके ताकि वेरिएंट्स के मुताबिक सरकार नीतियां तय कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर और इंसाकोग के सदस्य अजय पारिदा ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में ही भारतीय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.617 की खोज कर ली गई थी। इस वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को 10 मार्च को बताया गया था। 10 मार्च के आसपास इंसाकोग ने एक मीडिया ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसकी कॉपी राइटर्स ने देखी है। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि भारतीय वेरिएंट B.1.617 ने नए म्यूटेंट वेरिएंट्स बना लिए हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में आसान लोगों को ज्यादा तेजी से संक्रमित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली को नहीं दी पर्याप्त ऑक्सीजन तो करेंगे अवमानना की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से शनिवार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो इसे अवमानना की कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन कोरोना वायरस संबंधी मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लग चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों को आज ही दे 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है, केंद्र को इसकी व्यवस्था करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि यह सभी को मालूम है कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है उसे 14 दिन ठीक होने में लगते हैं। ज्यादातर लोगों को घर पर ही दवाओं की जरूरत होती है। 10% लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, वहीं संभवतः 1% मरीज आईसीयू तक जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज 10 दिनों से ज्यादा समय तक एडमिट रहा है और रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी दी जाए। यह भी पढ़ें
केंद्र से बोला दिल्ली हाई कोर्ट, अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अस्पतालों को लगाना चाहिए ऑक्सीजन प्लांट्स। हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की हुई कमी से सीख लेकर इस जीवन रक्षक गैस का प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स लगाने चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं, जबकि अस्पतालों के लिए, खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है। पीठ ने कहा ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है। अदालत ने कहा आपको अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करने चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से बत्रा अस्पताल में 12 की मौत। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल में शनिवार को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया कि 5 अन्य गंभीर मरीजों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों ने पिछले सप्ताह SOS जारी कर ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म होने के कगार पर होने की बात कही थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। अस्पताल ने कोर्ट में बताया कि 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर भी शामिल हैं। दिल्ली की सरकार भी लगातार यह कह रही है हिस्से का ऑक्सीजन नहीं मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले नहीं थम रहे हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को 1 और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले खुद इसकी घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कोरोना मामलों का औसत पॉजिटिविटी रेट 33% रहा है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने में लगी है, लेकिन ऑक्सीजन की समस्या अभी भी बरकरार है। ऐसे हालात में फिलहाल लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा था। दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी कोरोना को काबू में लाने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों की बात करें तो शुक्रवार शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,047 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 375 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट करीब 33% रहा। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 99,361 पहुंच गई। दिल्ली में रिकवरी रेट 89.94%, डेथ रेट 1.4% और पॉजिटिविटी रेट 32.69% है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 11,49,333 मामले सामने आ चुके हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की करारी हार, 10 में से सिर्फ 1 पर मिली जीत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को नगर निकाय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस की इस जीत पर DK शिवकुमार ने ट्वीट किया कि 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और JDS ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं DK शिवकुमार ने कहा है कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। यह नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का दौर है और इसमें अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु में कांग्रेस DMK गठबंधन की बनेगी सरकार, जानिए अन्य दलों को मिल रही कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले गुरुवार को विभिन्न न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में तमिलनाडु में कांग्रेस DMK गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को यहां कम सीटें मिलने की बात कही जा रही है। गौर हो कि 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जारी होंगे, जिनमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम भी शामिल हैं। रिपब्लिक CNX एग्जिट पोल के नतीजों ने 234 सीटों वाली विधानसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। वहीं ABP और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस DMK गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी गठबंधन को यहां 58 से 70 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 7 सीटें
अन्य के खाते में जा सकती है। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 46.7% वोट मिलने की खबरें हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 35% वोट मिलने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 18.3% वोट जा सकता है। बता दें कि 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले गए थे। राज्य में मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके और बीजेपी के सत्ताधारी गठबंधन और डीएमके व कांग्रेस के गठबंधन के बीच था। विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी सत्ताधारी एआईएडीएमके को काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी कमल हासन की पार्टी कुछ खास नहीं करती दिख रही है। मक्कल निधि मय्यम को 2 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया गया है। एएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।